हेलो व्यूअर्स, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। तो आज का मुद्दा है विधायिका बनाम न्यायपालिका। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख सेंटर्स न्यू बिल ऑन इलेक्शन कमीशन मेंबर्स अपॉइंटमेंट्स हाउ इट प्लान्स टू अमेंड द प्रोसेस के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में संसद से पास हुए दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर तमाम विवादों के बीच प्रमुख मुद्दा है कि 11 मई 2023 को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन अपने अनुकूल कानून लाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। यानी संसद ने कानून लाकर कोर्ट के आदेश को बौना साबित कर दिया। अभी हाल ही में केंद्र सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की राय के उलट विधेयक लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी होगी उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन सरकार जो विधेयक लेकर आई है उसमें मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह सरकार के ही कोई मंत्री होंगे। यानी सरकार का पलड़ा भारी होगा। तो अब ऐसे में सवाल है कि क्या इसका अर्थ ये है कि ब्रिटेन की तरह भारत में भी संसद संप्रभु है और वो जो चाहे फैसले ले सकती है, या इसका अर्थ ये है कि विधायिका बनाम न्यायपालिका में विधायिका सुप्रीम है? और अगर ऐसा है तो क्या फिर विधायिका पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, वो जो चाहे कर सकती है? और अगर न्यायपालिका विधायिका पर अंकुश लगा सकती है तो कोर्ट के फैसले को पलटने का क्या औचित्य है? एक सवाल यह भी है कि विधायिका बनाम न्यायपालिका विवाद से क्या लोकतंत्र खतरे में होता है, जैसा कि आजकल हमें विमर्श देखने को मिलता है। तो इस आर्टिकल में हम इस विवाद से जुड़े इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। विधायिका बनाम न्यायपालिका की लड़ाई कोई नई नहीं है, बल्कि पहली संसद के गठन से पूर्व जब अंतरिम संसद कार्यरत थी तभी से इस विवाद ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। इस विवाद की शुरुआत होती है 1951 के चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्यवाद से। इस मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मौलिक अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व में मौलिक अधिकार को सर्वोच्चता दी थी। लेकिन इस निर्णय को पलटते हुए अंतरिम संसद द्वारा प्रथम संविधान संशोधन कर दिया गया और संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़कर कई मामलों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया गया। वहीं 1967 के गोलकनाथवाद में जब उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा मौलिक अधिकार के संशोधन की मनाही कर दी तो 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा कोर्ट के इस निर्णय को भी बदल दिया गया। 1973 के केशवानंद भारतीवाद में कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालते हुए ये निर्णय सुनाया कि संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार रखती है। लेकिन 42वें संशोधन द्वारा एक बार फिर कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़कर संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की विधायिका की शक्ति असीमित कर दी गई। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो एक मूल अधिकार था, उसे ही वहां से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसके बाद कुछ वर्षों तक तो ये विवाद शांत रहा और कुछ समय के लिए संसद और न्यायपालिका के बीच एक अस्थायी संतुलन भी स्थापित हो गया। लेकिन 1985 में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर नए सिरे से इस विवाद को जन्म दे दिया। इस विवाद का जन्म हुआ 1985 के शाहबानो वाद से, जब कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला देते हुए सीआरपीसी के तहत मुस्लिम पत्नी शाहबानो को भी गुजारा भत्ता पाने का हकदार माना। लेकिन 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने कोर्ट के इस आदेश को पलटते हुए मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया। इस कानून ने शाहबानो मामले में रखरखाव की अवधि को मात्र इद्दत की अवधि तक ही सीमित कर मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते के अधिकार से वंचित कर दिया। हाल फिलहाल में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं
जिसने इस विवाद को एक बार फिर सर उठाने का मौका दिया है। जैसे 2018 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के गलत इस्तेमाल को देखते हुए सुभाष महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने इसे नम्य बनाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन संसद ने इस आदेश को बदलने के लिए कानून की धारा 18A में संशोधन कर कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि संसद द्वारा एक दो नहीं बल्कि कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया गया है और हालिया मामले को भी इसी संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि विधायिका के पास सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय को खारिज करने का अधिकार है? तो असल में ऐसा नहीं है। विधायिका कोर्ट के निर्णय को सीधे तौर पर खारिज नहीं कर सकती है। साथ ही किसी भी विधायिका के पास अपने द्वारा बनाए गए कानून के तहत केवल ये उद्घोषणा करके सिविल अदालतों के आदेशों या न्यायिक निर्णयों को निरस्त करने की शक्ति नहीं है कि ऐसे आदेश या निर्णय अब वैध या बाध्यकारी नहीं है। लेकिन विधायिका अपने विधायक क्षेत्र के भीतर इस विषय पर वैध कानून बनाकर मौलिक रूप से परिवर्तन करके या इसके चरित्र को पूर्वव्यापी रूप से बदलकर न्यायिक निर्णय को अप्रभावी जरूर बना सकती है। लेकिन विधायिका को यह ध्यान रखना होगा कि कोर्ट के फैसले के तहत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को जो अधिकार और देनदारियां मिलती हैं, उन्हें बाद के विधायी अधिनियम द्वारा ऐसे अधिकारों और देनदारियों से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर ऐसे मामलों को कोर्ट में चुनौती दी जाती है जिसमें संसद ने आदेश को बदला हो, तो इस पर फैसला सुनाने के लिए अदालत को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि क्या अदालत द्वारा बताई गई बुराई और पिछले कानून द्वारा झेली गई अमान्यता कानूनी और संवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए ठीक हो गई है? दूसरी, क्या विधायिका के पास कानून को मान्य करने की क्षमता है? और तीसरी, कि क्या ऐसी मान्यता संविधान के भाग 3 में गारंटीकृत अधिकारों के अनुरूप है? यानी कि विधायिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट तो सकती है, लेकिन इसके लिए वैध कारण का होना जरूरी है। संसद मनमाने तरीके से ऐसा नहीं कर सकती। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? दरअसल ब्रिटेन की तरह भारत ने न संसद सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया है और न ही अमेरिका की भांति यहाँ न्यायपालिका ही सर्वोच्च है, बल्कि भारत में संविधान सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। यानी यहाँ न ही संसद संप्रभु है और न ही न्यायपालिका, बल्कि ये दोनों ही एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे करते हैं जब संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए ही बाध्य नहीं है? तो देखा जाए तो न्यायपालिका का काम कानून बनाना नहीं है, बल्कि ये जांच करना है कि क्या कानून बनाने में संविधान में वर्णित नियमों के तहत काम किया गया है और कोई कानून कहीं संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध तो नहीं है। लेकिन कई बार कोर्ट ने अपने इस दायरे को भूलते हुए उस कमी को भरने का काम किया है जिसका दायित्व विधायिका का था। जैसे कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन आचरण को कैसे संबोधित किया जा सकता है, इस पर दिशा निर्देश जारी किए थे। बाद में संसद ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम 2013 पारित कर उस कमी को दूर कर दिया। वहीं हाल ही में विधायिका द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में जो बिल पेश किया गया है, वो भी संविधान के विपरीत नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। कोर्ट ने इस संदर्भ में पहले जो आदेश पारित किया, वो आदेश केवल उस कमी को भरने के लिए था, क्योंकि संसद ने अभी तक इस पर कोई कानून पारित नहीं किया था। ये और बात है कि सरकार के इस बिल में निष्पक्षता और पारदर्शिता की चिंता जताई जा रही है। अब ऐसे में इसे हम केवल न्यायपालिका बनाम विधायिका के विवाद के चश्मे से नहीं देख सकते। तो अब सवाल उठता है कि इसका क्या हल है? देखा जाए तो न्यायपालिका विधायिका के हाथों में शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक तो लगा सकती है, लेकिन खुद शक्ति का केंद्र नहीं बन सकती, क्योंकि एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण कभी भी समूचे समाज के हित में नहीं हो सकता। यही कारण है कि अमेरिका में न्यायिक समीक्षा के दायरे के विस्तार के साथ ही भारत में 1970 के दशक में जब PIL यानी जनहित याचिका का दौर शुरू हुआ, तो इसकी आलोचना की जाने लगी। इसे न्यायिक सक्रियता का नाम दिया जाने लगा, जैसे कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने का आदेश जारी करना, हाईवे पर शराब की दुकानों को हटाना, दिल्ली में डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर
सेस लगाने का ऑर्डर देना या फिर दिवाली के समय पटाखों पर रोक लगाना। कोर्ट के इन आदेशों के कारण विधायिका और न्यायपालिका के बीच गहराता विवाद अक्सर किसी न किसी रूप में सामने आया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का आदेश जारी करता है, तो दूसरी तरफ सरकार के मंत्री इसका विरोध भी करते हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। इस संशोधन द्वारा सरकार ने उच्च और उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति के संबंध में NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में विधायिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, लेकिन कोर्ट ने संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध बताकर इसे रद्द कर दिया। इसके पहले इंदिरा गांधी की सरकार में एक ऐसा ही विवाद सामने आया था, जब वरिष्ठतम न्यायाधीश की CJI के रूप में नियुक्ति की परंपरा को उन्होंने दरकिनार किया था। विधायिका बनाम न्यायपालिका के विवाद अभी भी थमा नहीं है। 2022 में भी संसद ने एक बार फिर NJAC जैसा बिल पेश कर इस विवाद को जन्म दे दिया था। इन विवादों का कारण यही है कि भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण का वाटर टाइट कंपार्टमेंट डिवीजन नहीं है। मतलब ये कि शक्ति का बंटवारा इतना स्पष्ट नहीं है कि विधायिका और न्यायपालिका द्वारा एक दूसरे के कामों में दखल की गुंजाइश नहीं बचती। इसलिए न्यायपालिका कभी विधायिका के कामों में हस्तक्षेप कर जाती है, तो कभी विधायिका द्वारा न्यायपालिका के आदेशों को नहीं लागू किया जाता। कई बार विधायिका ने यह आरोप लगाया है कि कोर्ट कुछ ऐसे आदेश दे देती है जिसके कार्यान्वयन के बारे में नहीं सोचती, जबकि कार्यान्वयन कैसे होगा ये कार्यपालिका को सोचना पड़ता है। जैसे कि सबरीमाला मामले पर आदेश के बावजूद मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को सर्वसम्मत नहीं बनाया जा सका, क्योंकि समाज का एक बड़ा तबका इसके खिलाफ है। वहीं दिवाली पर पटाखों की बिक्री को लेकर कोर्ट के हर वर्ष आदेश जारी करने और पुलिस प्रशासन के धरपकड़ के बावजूद भी इसे रोका नहीं जा सका, क्योंकि समाज इन आदेशों को स्वीकार नहीं करता है। ऐसे में न्यायपालिका को समझना होगा कि संविधान की व्याख्या करना, मूल अधिकारों की रक्षा करना, विवादों का निपटारा करना तो उसका काम है, लेकिन वो विधायिका का स्थान नहीं ले सकती। वहीं ऐसे आदेश जिसे लेकर समाज की स्वीकृति न मिली हो, उसके तुरंत कार्यान्वयन की उम्मीद से भी बचना चाहिए, जबकि विधायिका को न्यायपालिका के साथ मिलकर जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इन विवादों ने लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया, बल्कि मजबूती प्रदान की है, क्योंकि लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र भी है जब तक टकराव की गुंजाइश बची हुई है। विधायिका और न्यायपालिका शक्तियों के नाजुक पृथक्करण पर आधारित संबंध साझा करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच के विवाद में आम लोगों तक कल्याण और लाभ पहुंचने की भावना होनी चाहिए। आखिर दोनों ही अंग देश के नागरिकों के हितों के विकास की दिशा में ही तो काम करते हैं। शायद इसलिए ही गहरे तौर पर देखने पर ज्ञात होता है कि दोनों के बीच संघर्ष ने लोकतंत्र को मजबूत किया है और भारत के संविधान को एक नई व्याख्या दी है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का सवाल। विधायिका और न्यायपालिका के बीच गहराते विवाद के ऐतिहासिक चरणों पर प्रकाश डालते हुए विवेचना करें कि इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है या कमजोर। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।